हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज 10 सितंबर 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। आज थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, बट आप सभी से माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आज मिल चुके हैं कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा पेपर आपके सामने रख देंगे। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस एग्जैक्ट फॉर्मेट में हमें मिल चुके हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में और फिर उनको यहाँ पर टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आप सभी को बताइए। तो उस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, बट आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। क्लियर है? 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये अपन शानदार तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहिए आपको इस वीडियो की पीडीएफ, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल वाली जो पीडीएफ है हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं करके रखी है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, टेलीग्राम को डाउनलोड करके। क्लियर है गाइस? आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें। देखिए, हमें लगातार क्वेश्चंस आप सभी लोग सेंड कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है या नेक्स्ट शिफ्ट में है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें। ये जो नंबर है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आप जरूर से एक बार अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट जो एनालिसिस है ये आपको दे पाएँ। क्लियर है? आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे, प्रभात वर्मा जी जो कि गुजरात से हैं, मनीष सक्सेना जी जो कि यूपी से है, और कबीर खान जी, तो इन सभी ने काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बताए और यहाँ तक कि उन्होंने एग्जैक्ट जो पैटर्न है सेम पैटर्न में आपके क्वेश्चंस बता दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। और ये एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया इसमें तो कर लीजिएगा, क्योंकि नाम मात्र के शुल्क पर ये आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, स्पेशल ऑफर के तहत काफी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी और यहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पैटर्न आपको अभी देखने को मिल रहा है एग्जाम में, सेम पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। डेमो भी डला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, तो एक बार डेमो भी चेकआउट आप कर लीजिएगा, वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की ओर हम आगे बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे बना है जीके जीएस करंट अफेयर का, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? अब कुछ लोग बता रहे थे कि बृहदेश्वर मंदिर, तो हमने इसको कंफर्म किया। महाबलीपुरम का जो सूर्य मंदिर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? तो पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो मंदिर है ये 700 से 728 ईस्वी में निर्मित है, इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी के तट को देखता है और ये तमिलनाडु में चेन्नई के पास में स्थित है। ये एक संरचनात्मक मंदिर है, जैसे ग्रेनाइट के जो ब्लॉक है इनके साथ बनाया गया है, जो कि 8वीं शताब्दी ईस्वी के काल के बेसिकली हैं। और इसके निर्माण के समय जो स्थल है ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक व्यस्त बंदरगाह था। महाबलीपुरम में एक स्मारकों के समूह रूप में है और इसे 1984 में 1984 से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। तो क्वेश्चन अगर बने कि महाबलीपुरम के जो मंदिर है, स्मारक है, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1984 में आपको याद रखना है। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक यानी रॉक कट स्टोन मंदिरों में से एक है। सूर्य मंदिर को इसकी पिरामिड्स जो संरचना है इसके कारण सप्त पगोड़ा भी नाम दिया गया। ये पॉइंट आपका एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा। फैक्ट आपका, सप्त पगोड़ा के नाम से किसको जाना जाता है या किसको कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। तो सप्त पगोड़ा जो नाम है ये अतीत में 7 मंदिरों के अस्तित्व को इंगित करता है। अब केवल सूर्य मंदिर ही अतीत की दास्तां बताता है। सूर्य मंदिर 3 मंदिरों का एक परिसर है। ये एक बड़ा मंदिर है और 2 छोटे मंदिर है। उसमें 2 मंदिर जो है इनमें पिरामिड के आकार का गोपुर यानी कि मंदिरों का जो टावर होता है उसको बोला जाता है गोपुर। तो दक्षिण भारत जो मंदिर वास्तुकला है इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है गोपुर वाला, कि गोपुर इसमें किसको कहा जाता है, या यह गोपुर जो है किस जो है मंदिर इससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र के मंदिर से दक्षिण भारत। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी एसएससी ने इनको क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे बृहदेश्वर मंदिर को, तो इसको भी हम कवर करवा दें, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ आपका ये बन जाए। बृहदेश्वर जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? यानी कि राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश के शासक थे, याद रखना है आपको। वंश पूछे जाए तो भी बता दीजिएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर का जो निर्माण है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में कराया गया था और इसे बनाने का जो श्रेय जाता है ये कुंजारा मल्लन राजा राम पैरुनचन को जाता है, पैरुथनजन को, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राजा राम मोहन राय यानी कि आपके जो राजा राम मोहन राय है इनके प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, बैन लगा दिया गया था। उस समय वहां पर जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे बना है। उस टाइम पर गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग थे
और ये बात है 1829 की। तो हो सकता है सन भी पूछ लिया जाए किस टाइम पर प्रतिबंध लगाया गया था, या क्वेश्चन बने कि 1829 में बंगाल के जो गवर्नर थे ये कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आपको सभी तरह से क्वेश्चंस को याद रखना है, तोड़ मरोड़ कर आपसे कैसे भी पूछे जाए आपको यहाँ पर पूरी पूरी चीजें याद रखना है। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसने लगाया था, कब लगाया गया था, किस पर लगाया था, ये पता होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल भारत थे, याद रखिएगा। राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में योगदान दिया था। सती प्रथा एक हिंदू महिला को उसके पति की चिता में उसके पति की मृत्यु पर आहुति देने की प्रथा थी। ये थी सती प्रथा। अगर क्वेश्चन बने तो आप बता दीजिएगा कि सती प्रथा क्या है। ये कथन वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखने का इस तरह के मिलेंगे। विधवा को स्वर्ग जाना था, और यहाँ एक महिला की अपने पति के प्रति प्रेम यानी कि समर्पण, बेसिकली अपन बोल सकते हैं पति के प्रति समर्पण का अंतिम बलिदान और प्रमाण माना जाता था। बंगाल के महान हिंदू सुधारक थे राजा राममोहन राय। इन्होंने बंगाल के हिंदू समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों से लड़ाई लड़ी, और सती प्रथा उन प्रमुखों में से एक थी। ये महत्वपूर्ण मानी जाती थी सती प्रथा, क्योंकि आप सभी को पता ही कितनी ये इस तरह की चीजें थी। तो वहाँ अपनी ही भाभी की आहुति के प्रत्यक्ष गवाह थे। क्लियर है। उन्होंने 1812 में इस प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया था। अब यहाँ पर ये जो गवर्नर जनरल आपसे पूछे जाते हैं, इनको भी इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है, किस घटना से। तो लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो देखिए 1853 में सबसे पहले जो रेल चली थी, तो बंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन खोलना ये जो चली थी 1853 में। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड डलहौजी। इसके अलावा भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। राजा राममोहन राय की मदद से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। उस टाइम पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के गवर्नर जनरल। वहाँ भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये ही थे, कौन थे, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उन्होंने इसे एक दंडनीय अपराध जो है घोषित किया था। इसके अलावा वर्ष 1793 में जमींदारी व्यवस्था का परिचय दिया था। उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक गठबंधन का जो सिद्धांत है ये पेश किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। तो ये इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, आपको इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर का राज्याभिषेक कलनौर में हुआ था, यह किस राज्य में आता है या किस राज्य में स्थित है। आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस तरह से पंजाब आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये 14 फरवरी को हुआ था 1556 को। पंजाब के कलनौर स्थान पर हुआ था इनका राज्याभिषेक। मुगल काल के दौरान अकबर सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था, और उनका जो जन्म है 1542 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर को 1605 में। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। 1542 में जन्म हुआ था, 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये सिर्फ 13 वर्ष की, यानी कि अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर चढ़ गया और शहंशाह यानी राजाओं का राजा ये बन गया था। तो अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे, और इनका जो शासनकाल रहा था ये 1556 से 1605 के बीच में था। 1555 में दिल्ली को त्यागने के कुछ ही महीने बाद जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्लियर है। इसके अलावा जो है अगर अपन बात करें, अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर चढ़ गया और शहंशाह यानी राजाओं का राजा बन गया था। 1556 में ताज इनको पहनाया गया था। 1556 में यही क्वेश्चन बना है, राज्याभिषेक जो हुआ था। तो 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। कहाँ पर, कलनौर, पंजाब में ये आता है। उनके संरक्षक कौन थे, तो अकबर का जो संरक्षक था, ये क्वेश्चन बनता है, बैरम खान थे। उनके बचपन के अभिभावक और एक उत्कृष्ट योद्धा राजनेता थे ये बैरम खान। तो ये इनके संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी, रेलवे वगैरह में पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले किया था, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र में ये अग्रणी थे। तो ये क्वेश्चन जरूर से आपका पूछा जाएगा, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। क्लियर है। उन्होंने जो है 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला जो अनुमान है ये तैयार किया था, और उन्होंने पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करके और फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जो है जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति 1931 में डॉक्टर KVR राव थे। याद रखिएगा, डॉक्टर VKRV राव इनका नाम है। ये पहले वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले व्यक्ति थे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में। पहला आधिकारिक जो प्रयास है इसका वो प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा किया गया था,
और 1955 से राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो 1955 से ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला श्रीलंका के सबसे करीब है, सबसे पास में है? तो ये कराईकल हो जाएगा, कराईकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में 4 टोटल जिले हैं, याद रखिएगा सभी का नाम। यहाँ पर यनम, माहे, पुडुचेरी और कराईकल। तो यहाँ पर जो आपको हमने ये मैप भी डाला है ताकि आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो, अगर आगे से भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से बता देंगे। तो ये कराईकल जो है, देखिए ये श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है और नीचे यहाँ पर जो सबसे पास में है इसका ये कराईकल है, कराईकल। उससे दूर आपका हो जाएगा कौन सा? पुडुचेरी। उसके बाद में आपका माहे हो जाएगा और सबसे दूर हो जाएगा ये नाम। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से भी बने कि पुडुचेरी का कौन सा जिला श्रीलंका से सबसे दूर है, तो ये नाम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे पास में आ जाएगा कराईकलाई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। सेकेंड नंबर पर पुडुचेरी ही आता है यहाँ का, जिसके नाम पर इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम अपने सबसे बड़े जिले। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनेगा कि पुडुचेरी का कौन सा जो जिला है ये अरब सागर के तट पर स्थित है, तो माहे हैं। और ये बाकी जो 3 जिले हैं ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये स्थित है, देखने को आपको मिलते हैं। बाकी जो माहे हैं ये अरब सागर के तट पर है, जो कि पुडुचेरी का एक जिला है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम जो है अपने सबसे बड़े जिले पुडुचेरी के नाम पर रखा गया है। इसमें 4 जिले हैं, पुडुचेरी, कराईकलाई, है ना, कराईकल, माहे और यानान। तो याद रखना है, पुडुचेरी और कराईकल जिलों के जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु राज्य से बंधे हैं, यानी कि ये पुडुचेरी, कराईकल जो है ये दोनों किस राज्य से लगते हैं? तमिलनाडु से लगते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु है। और यानम जिला जो है आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा है। माहे जो जिला है ये केरल राज्य से घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का जो नारा है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा, तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा था। यह गरीबी उड्डयन और बेहतर जीवन के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से दिया गया था। गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता के बाद इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना भारत को 1974 से 1979 तक की जो अवधि है इसके लिए तैयार किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो लक्षित जो विकास दर थी इसकी 4.4% थी। प्राप्त विकास दर इसने प्राप्त की थी 4.8%। और इसे योजना अवधि से 1 वर्ष पहले मार्च 1978 में समाप्त कर दिया गया था। योजना का जो अंतिम प्रारूप है DP धर द्वारा गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति है इसके उद्देश्य से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन इस तरह से भी हमें बताया कि तानसेन जो महोत्सव है, तानसेन महोत्सव बाय विच गवर्नमेंट, यानी कि कौन सी जो गवर्नमेंट है ये तानसेन महोत्सव जो है कंडक्ट करवाती है या ऑर्गेनाइज करवाती है। तो ये MP गवर्नमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया होगा कि कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। याद रखना है आपको सारी डिटेल। तानसेन संगीत समारोह के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक पारंपरिक शैली के साथ हुई है। 5 दिवसीय त्योहार है जो हर साल ये मनाया जाता है। मियाँ तानसेन की याद में ये मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना और सम्मानित शास्त्रीय संगीत समारोह है जो उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकादमी द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन बना है DPSP से क्वेश्चन आपका बना है। DPSP के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अब देख सकते हैं अगर ये मिला था आपको ऑप्शन में तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। DPSP जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको आयरलैंड के संविधान जो है इससे लिया गया है। DPSP गैर न्यायिक होते हैं, यानी कि कानून की अदालत में इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। DPSP सरकार को कानून बनाने के लिए निर्देश देते हैं। DPSP वे आदर्श है जिनका पालन राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। DPSP जो है मौलिक अधिकारों के विपरीत नहीं है, बल्कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। DPSP का मकसद जो है ये जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC बनर्जी को 2023 का बंग भूषण पुरस्कार किस राज्य सरकार से मिला? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बंग भूषण और बंग विभूषण पुरस्कार जो है ये बेसिकली शुरू किए थे। तो PC बनर्जी के बारे में क्वेश्चन बनाए, हो सकता है यहाँ पर ये नाम तो थोड़ा सा एग्जैक्ट उनको याद नहीं आ रहा हो, तो आप देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल जो सरकार है इसने हर साल, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने
हर साल की तरह इस साल भी मशहूर जो हस्तियां हैं इनको बंग भूषण और विभूषण और महानायक सम्मान जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया है। तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी फील्ड के आला दर्जे का काम करते हैं, जिन्होंने बेहतरीन योगदान दिया हो, उनको ये जो पुरस्कार है बेसिकली दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से बना है, यानी कि आवर्त सारणी से क्वेश्चन बना है। आवर्त जो सारणी है इसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह, 7 आवर्त इनमें होते हैं। इसमें 118 तत्व होते हैं और प्रत्येक तालिका में एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है जिसे समूह कहा जाता है। समूहों में तत्वों के समान रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, क्योंकि उनके पास बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन वापस से डीपीएसपी से क्वेश्चन बना है। देखिए, डीपीएसपी से 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए। राज्य के नीति जो निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? अभी हमने कवर करवाया, आयरलैंड की संविधान है, इससे इसको लिया गया है। तो संवैधानिक अगर प्रावधान हम देखें तो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी शामिल है। आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं ये, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। ये इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक जो न्याय है ये सुनिश्चित करता है। अब भारतीय जो संविधान है इसकी उधार ली गई विशेषता कौन कौन सी, यानी कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो हम एक नज़र देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे आगे। तो आयरलैंड के संविधान जो है, आयरलैंड का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व डीपीएसपी जिनको हम बोलते हैं ये लिए गए हैं। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये जो चीज़ें ली गई है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा अमेरिका जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है यहाँ से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श ये फ्रांस से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। तो अलग अलग संविधान से अलग अलग चीज़ें ली गई है, आपको याद भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा यहाँ से जा चुका है। अगला है कौन सा खराब होने वाला भोजन नहीं है? तो दाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग दे रखे थे, दही, दूध, मांस या फिर दाल, तो दाल करेक्ट आंसर रहेगा। दाल जो है कई खास तरह के बीज सालों तक बने रहने पर भी जो है खराब नहीं होते हैं। दालें और बीज शरीर के लिए जो है प्रोटीन के वाहक है। बस दाल को नमी से बचा कर रखें ताकि उसमें कीड़े ना लगे और वो बरसों तक चल सकता है। सिरके में अम्ल होने के कारण जो है खराब ये नहीं होता है। अगला है आपका FIH से बना है, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का शुभंकर आपसे पूछा है। ओली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 पुरुष FIH हॉकी विश्व कप, पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीमों के लिए चतुर्वार्षिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। क्लियर है? और ये भुवनेश्वर के कलिंग जो स्टेडियम है इसमें, और भारत के राउरकेला में निर्माणाधीन 20,000 सीटों वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है इसमें 13 से 29 जनवरी 2023 तक जो है इसको आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 1917 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण जो सत्याग्रह है ये किया था। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, अब सब लोगों को पता होगा। महात्मा गांधी ने साल 1917 में बिहार में चंपारण जिला जो था यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया था और ये भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस सत्याग्रह के जरिए गांधी जी ने अंग्रेजों के नील बगान मालिकों के शोषण का विरोध किया था और इस सत्याग्रह में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सीखे सत्याग्रह और अहिंसा की तकनीक का इस्तेमाल भी किया था। इस सत्याग्रह के चलते 3 कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया था और इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इस तरह की ये चीजें थी। अगला क्वेश्चन था भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारतीय न्यायिक जो प्रणाली है ये एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। क्लियर है? भारत के संविधान के तहत भारत में एकल एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। हालांकि राज्यों में अलग अलग न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय राज्य न्यायिक प्रणाली में सबसे बड़ा न्यायालय होता है। क्लियर है? राज्य में होता है उच्च न्यायालय और केंद्र में होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय।
तो ये राष्ट्र का, अगर अपन बात करें राज्य का, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय और राष्ट्र का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह से। और इसके नीचे दीवानी और फौजदारी मामलों के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेलवे जो नेटवर्क है किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, भारत में है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वही भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। इस मार्ग को विवेक जो एक्सप्रेस है इसके नाम से जाना जाता है। और ये जो मार्ग है भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम जो छोर है असम से कन्याकुमारी, तो असम को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है ये अमेरिका का है। इसकी कुल लंबाई 2,20,480 किलोमीटर है। यह निजी और सार्वजनिक रेल मार्गों की एक जटिल प्रणाली से बना है। वही चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। साल 2021 में चीन ने लगभग 40,500 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइनों का संचालन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, पक्षी या एवेज जो वर्ग है, एवेज वर्ग, ये सभी जीव किस संघ में आते हैं? तो ये कॉर्डेटा संघ में आते हैं। याद रखिएगा, पक्षी या ऐसे एवेज वर्ग के सभी जीव कॉर्डेटा संघ में आते हैं। और ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनका जो हृदय है 4 कक्षों वाला होता है। अगर आपसे किंगडम पूछा है तो फिर आपका एनिमल में आ जाएंगे, ये एनिमल में आ जाएंगे, क्लियर है। और ये जो कशेरुकु होते हैं जिनके पंख और दांत जो है रहित चोंच वाले जबड़े होते हैं। ये अंडे देते हैं, इनका शरीर पंखों से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बना है और कल भी आपका क्वेश्चन बना था वर्तमान में कौन क्या से, आज भी क्वेश्चन बना है आपका नियुक्तियों से। 2023 मार्च में नए लेखा महानियंत्रक जो है CGA के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो श्री SS दुबे ने संभाला है। श्री SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। वहाँ CGA का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी हैं। इससे पहले दुबे जो है इन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नीति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आदि में लेखा नियंत्रक के रूप में काम किया था। पर्यावरण, वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राजस्व आपूर्ति विभाग आदि लेखा नियंत्रक, उप नियंत्रक के रूप में भी इन्होंने काम कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को खेल पुरस्कार मिला है? तो 26 एथलीटों या 26 लोगों को मिला है। याद आप रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति इन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक विशिष्ट समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं, 2024 को 2023 के। तो इस वर्ष 26 एथलीट जो हैं इनको वर्ष 2023 के खेल और खेलों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए अर्जुन जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अष्टक का नियम से क्वेश्चन बना है। अष्टक का नियम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, बट इस तरह का क्वेश्चन बना है। तो रसायन विज्ञान का एक सामान्यीकरण है जो ये बेसिकली ये जो बताता है कि रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। इस नियम को अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने साल 1865 में प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक सहायता विधेयक 2021 ने किस विशेष विधेयक को निरस्त किया है? तो ये प्रकाश स्तंभ अधिनियम है 1927 का, इसको निरस्त कर दिया है नौसैनिक सहायता विधेयक 2021 ने। अब तक भारत में सुरक्षित नेविगेशन हेतु लाइट हाउस और लाइट शिप इसका प्रशासन और एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 द्वारा शासित है। प्रकाश स्तंभ 2 मुख्य उद्देश्यों, नौवहन सहायता के रूप में और नौकाओं को खतरनाक क्षेत्रों की चेतावनी देने का काम करते हैं। तो ये समुद्र पर यातायात संकेत की तरह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया से क्वेश्चन बना है आपका रिएक्शन से। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, गर्म पीटी प्लेट पर अमोनिया अभिक्रिया के क्रम की अभिक्रिया इस तरह से था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक जी की जयंती पर मनाया जाता है, इस तरह से था। एग्जैक्ट क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है आपका कि बैसाखी किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिला है आपको। इस तरह से चीजें हैं, बट यहाँ पर हमने कवर करवा दिया पूरा का पूरा जो भी आपका पूछा गया हो। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना के दिन ये जो बैसाखी है मनाया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बनाओ कि बैसाखी जो है ये किसकी याद में या कब मनाया जाता है ना। तो बैसाखी जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना के दिन मनाई जाती है। इस दिन को सिख नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बैसाखी पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार है, आप सभी को बताइए। ये जो त्योहार है वसंत ऋतु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी को मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं। बैसाखी के दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते हैं और अपनी फसल अच्छी फसल और आशीर्वाद की जो है इनसे प्रार्थना बेसिकली करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी JNMDA कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य जो अकादमी है ये इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल मणिपुर में स्थित है, क्लियर है।
ये संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की एक संगठक इकाई है। संस्था मणिपुरी नृत्य और संगीत और थांग ता जैसे संबंध विषयों को पढ़ाने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। इसकी जो स्थापना है 1954 1954 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, कोबाल्ट और निकिल के बाद कौन सा जो है ये रखा जाता है, कौन सी धातु रखी जाती है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो कोबाल्ट और निकिल के बाद जो रखा जाता है ये प्लेटिनम, इस तरह से था एग्जैक्ट। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कई तत्व समान स्थितियों में फिट होते हैं। उदाहरण के लिए निकल और कोबाल्ट को एक ही प्लेट में डाला जाता है या गया था, तो असमान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया था। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, निकल और प्लेटिनम जैसी कई धातुओं को हेलोजन के साथ वर्गीकृत किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे गए सेम फॉर्मेट में हमने आपको छाप कर यहाँ पर दे दिए हैं। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बाकी पूरा का पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर बताने में कामयाब हो जाएंगे। आपका जब भी एग्जाम हो, स्टार्टिंग में नंबर दिए उन पर जरूर से आप बताएं जब भी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को कवर करते हैं। क्लियर है? ये हमारी एसएससी सीजीएल की, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एमपीएसआई इन सभी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा। पसंद आए तो जरूर से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगी स्पेशल ऑफर के तहत। तो बाय नाउ पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। आइए अब हम मैथ्स को देख लेते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बने हैं। क्षेत्रमिति, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बने हैं। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने हैं। प्रतिशत से यानी परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन है। एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन बना है। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन बना है। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए। डीआई से 4 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है आपका। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो से 1 क्वेश्चन है। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा ट्रेन से 1 क्वेश्चन है आपका। एजेस से 2 क्वेश्चन है। अगर बात करें रीजनिंग में तो ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन है। 5 से यानी कि डाइस से आपका 1 क्वेश्चन है। डाइस से है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है आपका। स्लो से 1 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है। फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन है। वर्गीकरण से 3 क्वेश्चन है। सिमिलर सेट से भी 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। अगर बात करें हम इंग्लिश की, माफ कीजिएगा यहाँ पर हिंदी आ चुका है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 1 वर्ड से 3 क्वेश्चन बने हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन है। स्पोर्टिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन है। आइटम फ्रेसेस से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा एंटोनियम 2 क्वेश्चन, सिनोनियम 2 क्वेश्चन बने हैं। 2 क्वेश्चन दोनों से। वॉइस से 2 क्वेश्चन है। फिलर से 1 क्वेश्चन है। पिक्यूआरएस से 1 क्वेश्चन है। एरर से 1 क्वेश्चन है। इस तरह से ये आपका आज का पूरा पेपर का एनालिसिस हमने दे दिया आपको कि किस तरह से, कैसे क्वेश्चंस, कहाँ से, किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। A to Z डिटेल जो है आपको हमने बता दी। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखने में। और थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा है, हेल्प मिली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट में जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहें और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम आपको देने में कामयाब हो पाए। क्लियर है? तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। इससे पहले वाली पीडीएफ यहाँ पर हमने डाल दी है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? और ये टेस्ट सीरीज है सीजीएल की, एमटीएस की, जीडी की। अगर इनको आपने डेमो इनका नहीं देखा है, इनका डेमो आप पहले देखिएगा, फिर आपको विश्वास होगा कितना कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। एक बार विजिट जरूर करके चेकआउट करिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।